प्यारे बच्चों, आपको मुद्रण संस्कृत और आधुनिक दुनिया के बारे में पढ़ा रहा था। तो मुद्रण संस्कृत का प्राय क्या बताया था मैंने, छपी हुई सामग्री से, जिसमें किताबें, डायरी, समाचार पत्र, पत्रिकाएँ आदि आते हैं। और आधुनिक दुनिया माने बढ़ता हुआ क्रमिक विकास। ये आपको आधुनिक दुनिया की ओर संकेत करता है। इसी के बारे में संक्षिप्त में जानकारी पहले दे चुका था, फिर भी आगे फिर बता रहा हूँ। कहते हैं इतिहास ने छपा के मामले में प्रगतिशील विश्व को परिष्कृत आकार दिया है। छपाई या मुद्रण का इतिहास पूर्वी एशिया से शुरू होकर यूरोप और भारत में फैला। मुद्रण तकनीक से प्रसार और प्रभाव से सामाजिक जीवन में विभिन्न प्रकार के बदलाव आए। तो जो बदलाव आए उनमें से सबसे पहले योगदान पुस्तकों का रहा, जो छपी हुई पुस्तकों का। तो शुरुआती छपी हुई पुस्तकें हमें कहाँ मिलती पहले? कहते हैं छपाई कला या मुद्रण की सबसे पहली तकनीक चीन, जापान, कोरिया में विकसित हुई थी। छपाई हाथ से पहले होती थी। लगभग 594 में चीन में स्याही लगी लकड़ी की तख्ती पर कागज को दबाकर पुस्तकें छापी जाने लगी थी। पारंपरिक चीनी पुस्तकें एकॉर्डियन शैली में बनाई जाती थी। इस शैली में पुस्तकें कागज के किनारों में मोड़ने के बाद सिलकर बनाई जाती थी। पुस्तकों को लिखने वाले लोग सुंदर सुलभ अक्षरों एवं कलात्मक लेखन का प्रयोग करते थे। लेखकों को खुशनवीस कहा जाता था। जो किताबें लिखते थे उन्हें क्या कहा जाता था? खुशनवीस, जो सुंदर और कलात्मक ढंग से। और ये भी बताया था जापान में मुद्रण की छपाई 1768 और 70 के आसपास हुई, जिसमें सन 1868 में छपी पुस्तक डायमंड शोट जापान की सबसे पुरानी पुस्तक बताई जाती है। अब इसके बाद में आगे बॉक्स 1 में पेज नंबर 66 में देखें क्या लिखते हैं। कितागावा उतामारू सन 1753 में एदो में पैदा हुए उतामारू ने उकोइयो नाम की एक नई चित्रकला शैली में अहम योगदान किया, जिनमें आम शहरी जीवन का चित्रण किया गया। इनकी छपी हुई प्रतियां यूरोप और अमेरिका पहुंची और माने मोने और वान गॉग जैसे चित्रकारों को प्रभावित किया। तत्सत्त्वा जुजाबुरु जैसे प्रकाशकों द्वारा विषय चुनकर कलाकारों से उन पर चित्र बनाने का करार दिया जाता। फिर चित्रकार विषय के रूपरेखा बनाते थे। इसके बाद हुनरमंद वुड ब्लॉक शिल्पी चित्रकार द्वारा बनाई गई रूपरेखा को तख्ती पर चिपकाकर उसकी आकृति को उकेर लेते थे। इस प्रक्रिया में मूल आरेख तो गायब हो जाता था, पर उसकी छपी नकल बच जाती थी। तो कितागावा द्वारा ये बनाया गया चित्र आपके सामने है। यूरोप में मुद्रण का चीन से रेशम और मसाले शताब्दियों तक रेशम मार्ग से यूरोप जाते थे। कहते हैं चीन से रेशम और मसाले शताब्दियों तक रेशम मार्ग से यूरोप जाते थे। 11वीं शताब्दी में चीन का कागज़ भी यूरोप पहुंच गया। कागज़ के कारण मुंशियों और द्वारा सावधानीपूर्वक लिखी गई हस्तनिर्मित पाठ सामग्री पांडुलिपि के उत्पादन को बढ़ावा मिला। सन 1295 में इटली का महान खोजी यात्री मार्को पोलो चीन में बहुत समय तक खोज करने के बाद चीन में विकसित काठ की तख्ती वुड ब्लॉक वाली छपाई की तकनीक को अपने साथ इटली ले गया। अब इटली में भी तख्ती की छपाई वाली पुस्तकें प्रकाशित होने लगी। जल्दी ही यह तकनीक संपूर्ण यूरोप में फैल गई। व्यापारी और पुस्तकालयों विश्वविद्यालयों के विद्यार्थी सस्ती मुद्रित पुस्तकें खरीदने लगे। तख्ती से मुद्रित पुस्तकों को अवांछित मानने वाले कुलीन वर्गों और भिक्षुओं के संघों के लिए पुस्तकों को विलासी
संस्करण अभी भी बेलम पर ही छापे थे। बेलम जानवरों के चमड़े से बनी लेखन सतह होती थी जिस पर पाठ्य सामग्री को लिखा जाता था। पुस्तकों की मांग में वृद्धि एवं उत्पादन के नवीन उपाय। यूरोप में पुस्तकों की मांग लगातार बढ़ती जा रही थी। इसके साथ ही यूरोप के पुस्तक विक्रेता विभिन्न देशों में पुस्तकों का निर्यात भी करने लगे थे। अब पुस्तक मेला का आयोजन भी होने लगा था। बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए हस्तलिखित पांडुलिपियों के उत्पादन में नए नए उपाय सोचे जाने लगे थे। स्थितियां बदल रही थीं। अब केवल संपन्न लोगों के यहाँ ही अच्छा और सुंदर लिखने वाले सुलेख या कविता नहीं पाए जाते, बल्कि पुस्तक विक्रेता भी उन्हें काम पर रखने लगे थे। सामान्यतः एक पुस्तक विक्रेता के यहाँ लगभग 50 सुलेख कार्य करते थे। पुस्तकों की अधिक संख्या बढ़ती मांग को हस्तलिखित पांडुलिपियों से पूरा करना बहुत कठिन कार्य था। नकल उतारने में अत्यधिक धन खर्च होने के साथ समय और श्रम की बहुत लगता था। पांडुलिपियाँ कोमल होती थी, उनके रख रखाव लाने ले जाने में भी बहुत कठिनाइयाँ होती थी। अनेक कठिनाइयों के फलस्वरूप उनका सर्कुलेशन या संचार सीमित होने के कारण वुड ब्लॉक प्रिंटिंग अर्थात तख्ती की छपाई लगातार लोकप्रिय होती गई। 15वीं शताब्दी के प्रारंभ तक यूरोप में बृहद पैमाने पर वुड ब्लॉक प्रिंटिंग का प्रयोग करके छपाई की गति प्रदान की गई। कोरिया की जिंगजी मूवेन मेटल टाइप के साथ मुद्रित दुनिया की सबसे पुरानी मौजूद पुस्तकों में से है। इसमें से जैन बौद्ध धर्म मुख्य विशेषता है। धर्म की मुख्य विशेषता है। पुस्तक में भारत, चीन और कोरिया के लगभग 150 बौद्ध भिक्षुओं का उल्लेख किया गया है। इसमें 14वीं शताब्दी के अंत में मुद्रित किया गया था। पुस्तक का पहला खंड उपलब्ध नहीं है। दूसरा खंड फ्रांस के नेशनल लाइब्रेरी में उपलब्ध है। यह कार्य मुद्रण की संस्कृति में एक महत्वपूर्ण तकनीकी परिवर्तन साबित हुआ है। यही कारण है कि इसे सन 2001 में यूनेस्को मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर में अंकित किया गया है। गुटेनबर्ग और प्रिंटिंग प्रेस। पुस्तकों में बढ़ती हुई मांग को पूरा करने के लिए ब्लॉक वुड प्रिंटिंग तकनीक अपर्याप्त थी। अब इससे भी तेज और सस्ती मुद्रण तकनीक की आवश्यकता थी। ऐसा छपाई की एक नई तकनीक के आविष्कार से ही संभव हुआ था। अंततोगत्वा 1430 के दशक में योहान गुटेनबर्ग ने एक नई मुद्रण तकनीक का आविष्कार कर लिया था। योहान गुटेनबर्ग के पिता एक व्यापारी थे। गुटेनबर्ग खेती की एक बड़ी रियासत में पल कर बड़ा हुआ। वह बचपन से ही जैतून से तेल निकालने की मशीन को देखा करता था। आगे चलकर के गुटेनबर्ग ने पत्थर पर पॉलिश करने की कला सीखी। अंत में उसने शीशे को मनवांछित आकृतियों में गढ़ने की कला को भी सीखा। योहान गुटेनबर्ग ने अपने ज्ञान और अनुभव का उपयोग करके नवीन आविष्कार किया। जैतून से तेल निकालने की मशीन ही प्रिंटिंग प्रेस का मॉडल या आदर्श बना। गुटेनबर्ग ने सन 1448 में अपने यंत्र का निर्माण पूर्ण कर लिया। इस यंत्र से उसने सर्वप्रथम बाइबिल पुस्तक का प्रकाशन किया। बाइबिल की लगभग 180 प्रतियां बनाने में उसे 3 वर्ष लगे, जो उस समय के हिसाब से बहुत तीव्र कार्य था। गुटेनबर्ग प्रेस 1 घंटे में एक तरफा 250 पन्ने छाप सकती थी। गुटेनबर्ग प्रेस द्वारा पुस्तकें छापने की यह नई तकनीक यद्यप हाथ से पुस्तकें छापने की तकनीक का पूरा स्थान नहीं ले पाई, किंतु सन 1450 में सन 1550 के मध्य यूरोप के अधिकांश देशों में छापे खाने लग गए थे। अब जर्मन के प्रिंटर या मुद्रक दूसरे देशों में जाकर नए छापे खाने खुलवाने लगे। छापे खानों की संख्या में वृद्धि के साथ साथ पुस्तकों के उत्पादन में तीव्र गति वृद्धि हुई। 15वीं शताब्दी के द्वितीय चरण में यूरोप के बाजारों में 2 करोड़ मुद्रित पुस्तकें आईं। यह संख्या 16वीं शताब्दी में बढ़कर 20 करोड़ तक पहुंच गई। हाथ की छपाई के स्थान पर यांत्रिक मुद्रण के आने पर ही यह मुद्रण क्रांति संभव हुआ। लाहौर।
प्लाटिन क्या है? व्हाट इज द प्लाटिन? लेटर प्रेस छपाई के ज़माने में प्लाटिन एक बोर्ड होता था। इसे कागज़ के पीछे दबाकर टाइप की छाप ली जाती थी। यह बोर्ड लकड़ी का हुआ करता था, लेकिन बाद में इस्पात का बनने लगा है। अब देखिए स्क्रू से और गुटेनबर्ग के बारे में इसमें दिया गया है। ये स्वयं इधर फिर दिया गया है। कल्पना कीजिए आप मार्को पोलो हैं, चीन में अपने पेंट का कैसा संसार देखा, यह बताते हुए एक चिट्ठी लिखें। कहते हैं, मैं स्वयं मार्को पोलो बनते हुए चीन में देखे गए पेंट संसार के संबंध में निम्नलिखित प्रकार एक चिट्ठी लिखूंगा। प्रिय मित्र, मैंने चीन में प्रिंटिंग का अद्भुत तथ्य देखा। विश्व में मुद्रण की प्रथम तकनीक चीन, जापान, कोरिया में विकसित हुई थी। प्रारंभ में यह छपाई हाथ से की जाती थी। सन 594 ईसा में चीन में स्याही लगे कॉर्ड के ब्लॉक या तख्ती पर कागज़ को रगड़कर किताबें छापे जाने लगे थे। इस तकनीकी के अंतर्गत पतले छिद्रित कागज़ के दोनों तरफ छपाई संभव नहीं है। अतः पारंपरिक चीनी किताबें कॉर्डियन शैली में किनारों को मोड़ने के बाद सिलकर बनाई जाती है। इन किताबों पर सुलेखन का कार्य भी किया जाता था। अब मुद्रण क्रांति और उसका असर। कहते हैं, छापे खाने या प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कार केवल तकनीकी दृष्टि से आमूलचूल परिवर्तन का ही प्रारंभिक नहीं था, बल्कि पुस्तकों के उत्पादन की नई तकनीक के कारण लोगों का जीवन भी बदल गया। नई परिस्थितियों में सूचना ज्ञान संस्था सत्ता से लोगों का संबंध नए सिरे से परिभाषित हो रहा था। अब लोक चेतना बदल रही थी। फलस्वरूप वस्तु स्थितियों के संबंध में लोगों का दृष्टिकोण भी बदल रहा था। ये आप पढ़ें, देखें। कल नया पाठ वर्ग का कैसे उदय हुआ इसके बारे में बताएंगे। धन्यवाद।